स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे यूएस की जो सॉफ्ट पावर है वो किस तरह से है, और जिसमें आप सॉफ्ट पावर में आप देख सकते हो कि जितने भी ड्रेसेस हैं वो यूरोपियन यूनियन या यूएस वगैरह में जो डाली जाती है वो वही है। पेप्सी का एक उदाहरण ले लीजिए, और दूसरे आप ये कैलिफोर्निया फ्राइड चिकन्स वगैरह, मतलब ऐसी चीज़ें जो दुनिया भर में फैली हुई हैं और यूएसए के नाम पे चलती हैं। और जैसे आप ब्लू जीन्स के बारे में है, आज़ादी का प्रतीक है, जैसे कट वगैरह मारते हैं ब्लू जीन्स में, वो ज़्यादा से ज़्यादा लिबरेशन का प्रतीक है। तो कोल्ड वार के दौरान जो अमेरिका है वो सोवियत यूनियन को हार्ड पावर में तो नहीं हरा पाया, बट उसकी सॉफ्ट पावर और उसका जो इकोनॉमी थी, जो लिबरल इकोनॉमी थी और जो डेवलपमेंट हो रहे थे, उसमें उसने काफ़ी बीट किया रशिया को। ठीक है ना। तो इस तरह से सोवियत के जो कल्चरल हेजेमनी थी वो नहीं, सोवियत का आप बड़े बड़े हथियार या मार्क्सवाद को तो सारे वर्ल्ड में देख सकते हो, बट सोवियत लोग क्या पहनते हैं, कैसा उनका कल्चर है, ये वर्ल्ड में नहीं जाना जाता। क्यों? क्योंकि उनके कल्चर का फैलाव वर्ल्ड में नहीं है जो यूएसए का है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कॉन्सेंट्रेट ऑन अमेरिकन पावर। ऐसी बात नहीं है कि जो अमेरिका की पावर है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अमेरिकन को भी चैलेंज करती हैं। जैसे अब नई धुरी खड़ी हो गई है चाइना रशिया के बीच। रशिया जो फ्रेंडशिप बना रहे हैं वो एक चैलेंज है अमेरिका को, खासकर इकोनॉमी के क्षेत्र में ही है। पहले यूएनओ की जितनी भी संस्थाएं होती थी, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था, चाहे वो वर्ल्ड बैंक था, उसमें सारे अमेरिका या अमेरिका के सपोर्ट में जो देश थे उनके लोग होते थे। उनके प्रेसिडेंट है, उनके चेयरमैन है, वो अमेरिका के होते थे। बट अब चाइना जो है वो आगे आ रहा है। चाइना समर्थित लोग यूएनओ में जाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि यूएनओ में चाइना की शेयरिंग पैसे की तरफ से वो बढ़ गई है। इसी का कारण जब कोविड-19 आया तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको डिक्लेयर ही नहीं किया चाइना के प्रेशर से, क्योंकि चाइना के समर्थित जो लोग बैठे थे वहाँ, चेयरपर्सन जो था वो चाइना को सपोर्ट करता था। ठीक है। फिर खुद अमेरिका की सोसाइटी ऐसी है, लिबरल सोसाइटी है काफ़ी। अगर उन पे कुछ हार्ड करने की कोशिश की जाती है तो वो उन्हें माफ़ नहीं करती और उसकी क्रिटिसाइज करती हैं खुल के। तो पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेट ऑन अमेरिकन पावर। हिस्ट्री टेल्स अस दैट एम्पायर डिक्लाइन बिकॉज दे डिके फ्रॉम विद इन। Similarly, the biggest concentrate to American hegemony lies with the heart of the hegemony itself. ये कहते हैं हमें साम्राज्य क्यों खत्म हुए? क्योंकि उनके अंदर कमियां थी। अमेरिका की हेजेमनी भी इसके अंदर जो चैलेंज है वो हेजेमनी के अंदर ही है। We can identify 3 concentrate on American power. None of these concentrates seem to operate in the years of following 9/11. However, it is now appear that all 3 of these concentrates are surely beginning to operate again. फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट है इज इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर। हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर क्या होता है, इसका डिज़ाइन क्या है इंस्टीट्यूशन का, और इंस्टीट्यूशन का मतलब गवर्नमेंटल डिज़ाइन क्या है। यहाँ एक प्रेसिडेंट है जो विश्व का सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट कहा जाता है। उसके बाद एक कांग्रेस है, और कांग्रेस में 2 सदन है, एक हाउस ऑफ पीपल है और दूसरी है सीनेट। ओके, दूसरी है सीनेट, और थर्ड पावर है जुडिशरी। ये ठीक है, यहाँ लिख देते हैं जुडिशरी। अब मैं बताती हूँ आपको ये किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे सीनेट को ये कहा जाता है सबसे, जो ऊपर अपर हाउस है वो सबसे पावरफुल सीनेट है। जितनी भी अपॉइंटमेंट अमेरिका के द्वारा की जाती है, अमेरिकन प्रेसिडेंट के द्वारा, वहाँ आईएएस ऑफिसर तक राष्ट्रपति की मर्जी के बनाए जाते हैं, वहाँ थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं।
उनको सीनेट अप्रूव ना करें, सीनेट उसको अप्रूवल ना दे, तो वो प्रेसिडेंट की जो नियुक्तियां हैं वो रद्द हो सकती हैं। जितना भी बजट है वो भी आपका कांग्रेस के द्वारा पास होना चाहिए। दूसरी बात, वहां ये नहीं है कि कांग्रेस में उसका बहुमत बैठा है। मैंने ये भी बता दिया था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को जीतने के लिए कांग्रेस में बहुमत होना कोई ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है कि हाउस ऑफ पीपल, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में बहुमत होता है सरकार का, होता ही होता है। जब तक बहुमत नहीं होता तब तो सरकार ही नहीं बनती, और वो मनचाहा बजट भी पास करवा लेते हैं क्योंकि उनके लोग बैठे हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में हो सकता है सीनेट और हाउस ऑफ पीपल में आपका बहुमत ही ना हो, और वहाँ 2/3 मेजोरिटी से कोई बिल पास होता है, तो आप सरकार जो है कैसे पास करवा लेगी। तीसरी बात यह है कि अगर सीनेट अप्रूवल ना दे युद्ध का, क्योंकि अमेरिका युद्ध बहुत करता है, तो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो युद्ध नहीं लड़ सकता, जो उसका एक ताकत बढ़ाने का सोर्स है। ठीक है। दूसरी एक पावर है जुडिशरी। जुडिशरी इतनी पावरफुल है, वहाँ अगर कोई सरकार कानून बना देती है, मतलब सीनेट वगैरह या प्रेसिडेंट जो भी है, जुडिशरी को जुडिशियल पावर है, और जुडिशियल पावर के तहत वो ये देख सकती है कि क्या ये कानून संविधान के अनुसार है या नहीं। वहाँ के जो जजेज हैं वो ये कहते हैं कि वैसे तो हम संविधान के अंडर है, बट संविधान क्या है वो हम बताएंगे। तो इस तरह से इंस्टीट्यूशन प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट की पावर पर बहुत सारा प्रतिबंध लगाती हैं। The first constraint is the institutional architecture. A system appear that all three of these concentrate are यही पेज है, play significant break upon the ununderstrained and immediate exercise of American military power by the executive branch. मतलब ये, वैसे तो वहाँ राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का हेड है, बट अगर जो सीनेट है या कांग्रेस है उस पर प्रतिबंध लगाती है, तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो उसको यूज नहीं कर सकता, मतलब विदेशों से युद्ध नहीं लड़ सकता। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ बहुत थोड़ा दिया वैसे। द सेकेंड कॉन्सेंट्रेट ऑन अमेरिकन पावर इज ऑल्सो डोमेस्टिक इन नेचर, घरेलू एंड स्टीम फ्रॉम द ओपन नेचर ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी। मैंने पहले बताया अमेरिकन बहुत लिबरल सोसाइटी है, बड़ी ओपन सोसाइटी है, अपने विचार खुलकर सरकार के सामने रखती है। ऑल्दो द अमेरिकन मास मीडिया में फ्रॉम टाइम टू टाइम इम्पोज और प्रमोट ए पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव ऑन डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन, in USA there is a nevertheless a deep skepticism regarding the purpose and method of the government in American political culture. वैसे तो मीडिया जो है टाइम टू टाइम प्रमोट करता रहता है कि जो पब्लिक है वो क्या चाहती है, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट के प्रति जो गवर्नमेंट है वो ये सचेत रहती है कि उसकी सोसाइटी क्या चाहती है। गवर्नमेंट ने एक पॉलिटिकल कल्चर है कि जनता क्या चाहती है ये माने। दिस फैक्टर इज लॉन्ग रन इन ए ह्यूज कॉन्सेंट्रेट ऑन मिलिट्री एक्शन। और इसी सोसाइटी ने जितने भी युद्ध हुए उनका बड़ा खुलकर क्रिटिसिज्म किया है, तो पता चल जाता है कि आपका जो, वो लोग गलियों में आ जाते हैं झंडे लेके, उनको ये नहीं कि विश्व उनको क्या कहेगा कि अमेरिका की जनता खुद अमेरिका के खिलाफ है। उनको अगर गलत लगता है ना तो वो विरोध करते हैं। जैसे अभी पीछे वहाँ ब्लैक पे हमले हुए, एक पुलिस जो कर्मचारी था उसने एक ब्लैक की मौत का कारण वो बन गए, गले पर पाँव वगैरह रख दिया, तो सभी गोरे लोग भी वहाँ वो कालों के समर्थन में आए, राइट्स के समर्थन में आए। तो इस तरह काले लोगों के हित के लिए वहाँ गोरे लड़ते हैं। ओपन सोसाइटी है, मतलब अपने ही सरकार के खिलाफ, वो धर्म जात से ऊपर है वो सोसाइटी, और मिलिट्री एक्शन के विरुद्ध भी आवाज उठाते हैं। However, it is the third concentrate on the US that is perhaps the most important. There is only one organization
appear that all three of these concentrate are slowly beginning to operate again. The first concentrate is institutional architecture, ये हम पढ़ चुके हैं. However, it is the third concentrate on US that is perhaps the most important. There is only one organization in the international system that could possibly moderate the exercise of American power, और वह नाटो जो तीसरी पावर है जो कॉन्सेंट्रेट लगाती है, वह नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन. और बहुत सारा, ये सही बात है कि बहुत सारी मिलिट्री पावर, इक्विपमेंट, हथियार नाटो में यूएस के ही लगे हुए हैं. उसके बावजूद ये 28 देशों का संगठन है, तो ये 28 देश जब तक तैयार नहीं होते वोटिंग वगैरह के द्वारा, तब तक एक्शन नहीं लिया जा सकता. ठीक है, इसलिए भी जो यूएस की हेजेमोनी है उसको एक चैलेंज करता है नाटो. अब ये देखते हैं कि इंडिया के रिलेशन यूएस के साथ कैसे रहे. देखो, मैंने बताया कोल्ड वार जब तक था अमेरिका हम पर विश्वास नहीं करता था. जो अमेरिकन पॉलिसीज थी वो इंडिया के खिलाफ थी, और अमेरिका ये समझता था कि जो नाम की नीति इंडिया ने अपनाई है वो एक ढोंग है, वो यूएस के करीब है. और जब 1972 में हमने ये ट्रीटी की, 1971 में मित्रता की, फ्रेंडशिप की यूएसएसआर के साथ, तब तो बिल्कुल यूएस से जो है बिल्कुल सामने आ गया 1971 की लड़ाई में कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो हम खुलकर समर्थन देंगे पाकिस्तान का. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. बाद में जब 9/11 का हमला हुआ अमेरिका पे, तब जाके इसकी जो नीतियां हैं भारत के प्रति मॉडरेट हुई. नहीं तो उससे पहले सीटीबीटी पर भी दबाव डालता रहा है कि आप साइन कीजिए, जितनी भी परमाणु संधियां उन पे परमाणु हथियार आप नहीं बनाएंगे. टेक्नोलॉजी वो हमें कभी उन्होंने दी, जितनी भी हमने किया अपने ही दम पे किया है. लेकिन जब कोल्ड वार खत्म हुआ उसके बाद नीतियां थोड़ी सी मॉडरेट हुई अमेरिका की, और जब 9/11 का हमला हुआ तब उनको रियलाइज हुआ कि भारत जो कह रहा था कि हम टेरर के शिकार हैं वो सही है. उसके बाद बिल क्लिंटन भारत आए, और बिल क्लिंटन के बाद हमारे संबंधों में थोड़ी सी गर्माहट आनी शुरू हो गई. उसके बाद बिल क्लिंटन के बाद जो है बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बाद जो बराक ओबामा और ट्रम्प के समय भी हमारे संबंध अमेरिका से बहुत अच्छे, अब वार्मली संबंध है हमारे अमेरिका के साथ. लेकिन अमेरिका एक ऐसी पावर है जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, जैसे हम रशिया की तरह कर सकते हैं. इंडियाज रिलेशन विद यूएस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर, इंडियाज फाउंड itself on the opposite side of the divide. From US, India's closest friend during those years was the Soviet Union. After the collapse of Soviet Union, India suddenly found itself friendless, is an increasingly hostile international environment. मतलब मैं ये चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ कि कोल्ड वार तक हम यूएस के नहीं बल्कि यूएसएसआर के फ्रेंड थे. लेकिन जब जैसे ही कोल्ड वार ख़त्म हुआ तो हम ऐसी स्थिति में आ गए कि सोवियत संघ तो खुद ही बिखरा पड़ा है, तो ऐसे में हम एक मजबूत दोस्त की ज़रूरत है, वो कहाँ से लाएं. लेकिन समय के साथ देयर वर आल्सो द ईयर व्हेन इंडिया डिसाइड टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी एंड इंटीग्रेट इट विद द ग्लोबल इकोनॉमी. इंडिया ने डिसाइड किया 1991 में, हमने इकोनॉमिक सुधार के ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये इसी आधार पे तो किए थे, क्योंकि यूएसएसआर का भी खंडन हो गया. अब हमें जो अमेरिकन और यूरोपियन जो पावर थी, इकोनॉमिक पावर, उनसे जुड़ना था. तो हमने भी अपनी मंडियों को लिबरेट कर दिया, इकोनॉमी सबके लिए खोल दी, हम ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े. दिस पॉलिसी एंड इंडिया इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन रिसेंट ईयर हैव मेड कंट्री एन अट्रैक्टिव. और इसके वजह से हमारा देश का विकास भी बहुत हुआ, पैसे भी बहुत आए हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हुआ.
तो अब एक यूएस जो है हमारा एक बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है, मतलब व्यापार ट्रेड बहुत होता है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी डू नॉट लूज साइट ऑफ फैक्ट दैट टू न्यू फैक्टर हैव emerged इन इंडो यूएस रिलेशन इन द रिसेंट ईयर। 2 फैक्टर उभरे हैं। दीज फैक्टर रिलेट टू टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड द रोल ऑफ इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी के जगत में इंडियन अमेरिकन मिलकर काम कर रहे हैं, बल्कि इंडियन ज़्यादा कर रहे हैं। जो कैलिफोर्निया घाटी है जहाँ पर कंप्यूटर का हब बोला जाता है यूएस में, वहाँ 60-70% भारत के इंजीनियर काम कर रहे हैं। आपको पता गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई है। अमेजोन में, गूगल में, जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें, फेसबुक हैं, वो सब में कोई सीईओ है इंडिया का, कोई कुछ है। तो एक बड़ा रोल है। बल्कि ओबामा ने एक बार ये कहा था कि आप पढ़ लीजिए मैथ वगैरह, नहीं तो सारी जो नौकरियां हैं अमेरिका में वो इंडियन ले जाएंगे। और अगर आप ध्यान से देखो ना, अभी जो बिडाइन बने हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वहाँ की कमला हैरिस है, जिनकी मम्मी यहाँ की, पापा तो उनके खैर साउथ अफ्रीका के थे, उनकी माँ यहाँ चेन्नई की थी। और बहुत सारे हैं, जो कोई सेक्रेटरी बना है चिकित्सा में, वो भी इंडियन है। बहुत सारे इंडियन हैं जो अब जो सरकार बनी है अमेरिका की, उसमें आप निकाल के देखना, बहुत सारे इंडियंस हैं। इंडीड दीज 2 फैक्टर आर interrelated. Consider following: the US abroad absorb about 65% of Indian total export in the software sector. जो यूएस है वो 65% इंडिया को एक्सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर। 35% ऑफ टेक्निकल स्टाफ ऑफ बोइंग विमान कंपनी है भाई, ठीक है, विमान कंपनी हमने भी खरीदे हैं वहाँ से बोइंग विमान। 35% वहाँ इंडिया के लोग काम कर रहे हैं। जो 3 लाख है इंडियंस हैं वो सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं। मैंने सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया, जहाँ कंप्यूटर वगैरह की चिप बनती है, वो काम कर रहे हैं, इंडियंस काम कर रहे हैं। और 15% ऑफ हाई टेक स्टार्टअप्स आर बाय इंडियन अमेरिकन। स्टार्टअप होते हैं नए बिजनेस स्टार्ट करना, वो इंडियन अमेरिका के हैं, अमेरिका में है, लेकिन उनका फ़ायदा जो है वो अमेरिका को मिल रहा है, भारत को नहीं। Like all other countries, India has to decide exactly what type of relation it wants with the USA in this phase of global hegemony. The choice are not exactly easy. Within India, the debate seem to be around 3 possible strategy. देखो, इस ग्लोबलाइजेशन के युग में हमें असल में तो किसी भी देश के साथ हम दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें नुकसान ही होता, वो तो होता ही है। बट एक अमेरिका जैसी पावर के साथ हमारे संबंध कैसे हों, एग्जैक्टली सही होने चाहिए, बट इसके बारे में भी डिबेट है। कुछ कहते हैं कि बहुत अच्छे संबंध हो, कुछ कहते हैं कि नहीं, हमें यूएसएसआर के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए, वो हमारा संकट का मित्र रहा है। तो ये इस तरह की बातें हैं। दोज इंडियन एनालिटिक हु सी इंटरनेशनल पॉलिटिकल लार्जली, इनके बारे में 3 तरह के लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भारत के अमेरिका के साथ कैसे संबंध होने चाहिए। तो कुछ इंडियंस ये कहते हैं कि भारत की जो पॉलिटिक्स है अब ग्लोबलाइज हो चुकी है, ठीक है, और उसके तहत हमें बहुत सारी अच्छी पार्टनरशिप चाहिए, जैसे मिलिट्री इक्विपमेंट में भी, एटॉमिक एनर्जी में भी, जिसके लिए हमें, और यूएन में भी अच्छी पोस्ट प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए हमें अमेरिका का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। पहले हमें देखो, आपको पता है वीटो पावर 6 देशों के पास है, 5 देशों के पास। अब भारत तो बहुत लगातार कोशिश कर रहा है कई सालों से कि हमें भी जो है परमानेंट वीटो पावर चाहिए। पहले यूएस हमारे साथ नहीं था, अब खुल के यूएस हमारे साथ है, ठीक है। चाइना की तरफ से थोड़ी गड़बड़ है, बाकी तो यूएन की परमानेंट सीट हमें मिल सकती है। तो मिलिट्री पावर आर फियरफुल ऑफ ग्रोइंग क्लोजनेस बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समझते हैं कि जो मिलिट्री पावर दोस्ती बढ़ रही है भारत की और यूएस की, वो ठीक नहीं है,
क्यों? क्योंकि उससे दूसरे देशों के साथ भारत जो है उलझ सकता है। जैसे अभी पीछे क्राइसिस थे हमारे चाइना के साथ बॉर्डर बाउंड्री पे, और दूसरी तरफ व्यापार को लेकर खासी खींचातान चल रही थी यूएसए के बीच में और चाइना के बीच में। तो जैसे ही बॉर्डर इशू उठा, अमेरिका ने तुरंत ही ऑफर की कि हम युद्ध में आपका साथ दे सकते हैं। बट इंडिया ने बहुत अच्छी बात की कि ये हमारा बायलैटरल इशू है और हम इसे खुद निपट लेंगे। तो इस तरह की संभावना रहती है कि हम दूसरों से इंटैगल हो सकते हैं। They would prefer that India maintain its aloofness from Washington and focus upon increasing its own comprehensive national power। और इसलिए वो सलाह देते हैं कि हमें इस यूएसए से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए और अपनी खुद की नेशनल पावर पर को बढ़ाने में समर्थ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, फोकस करना चाहिए। हमें अमेरिका की सहायता की ज़रूरत नहीं है। दूसरी है अदर एनालिटिक्स सी द ग्रोइंग कन्वर्जेंस ऑफ द, देखो ऊपर वाली भी सही है एक देखा जाए तो, लेकिन ये भी सही है कि इतने अब ग्लोबलाइजेशन के युग में हम अमेरिका से दूर नहीं रह सकते। ठीक है, तो एक दायरा बनाते हुए कि जहां हमारी नेशनल इंटरेस्ट भी स्टैक ना हो, ना हम दूसरों से इंटेगल करें, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अमेरिका से अच्छे संबंध बना सकें और उसका फायदा उठा सकें। अदर एनालिटिक्स सी द ग्रोइंग कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द यूएस एंड इंडिया एज ए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। दूसरे ये कहते हैं कि जो अमेरिका है हमें सहायता दे रहा है या हमें टेक्नोलॉजी दे रहा है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, उसकी फ़ायदा उठाना चाहिए हमें। दे एडवोकेट ए स्ट्रेटजी दैट वुड अलो इंडिया टू टेक एडवांटेज ऑफ यूएस हेजेमनी एंड द म्यूचुअल कन्वर्जेंस टू इस्टेब्लिश द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर इटसेल्फ। और उसके अनुसार हमें यूएस हेजेमनी का फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि हमें भी उसका फ़ायदा हो। अपोजिंग यूएस दे आर्ग्यू इज ए fertile strategy that only hurt India in a long run। थर्ड ये कहते हैं the third group of analytic would advocate that India should take the lead in establishing a coalition of countries from the developing world। Over time this coalition would become more powerful and may succeed in winning the hegemony away from its dominating way। तीसरा ग्रुप ये संभावना व्यक्त करता है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि आप जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं उसके लीडर बन जाइए और उसके बाद पावरफुल बनिए और हेजेमनी को आप चैलेंज कीजिए। ये भी सही है, आप खुद हेजेमनी बने, आप हेजेमनी के पीछे क्यों लगे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हेजेमनी को ओवरकम कैसे किया जाए। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हेजेमनी को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एक घर में एक व्यक्ति का डोमिनेंस जरूरी है ताकि जो दूसरे लोग हैं वो आपस में बैलेंस स्थापित करे, उसका डर हो, उसके डर से वो लड़े ना और चीज़ों का सही बंटवारा कर सके। ऐसे ही इस वर्ल्ड में एक डोमिनेशन पावर की ज़रूरत है ताकि वो सभी चीज़ों को मैनेज कर सके। कुछ लोग तो फेवर में है हेजेमनी को स्थापित करने में, कुछ लोग चाहते हैं कि हेजेमनी खत्म हो। हाउ लॉन्ग विल हेजेमनी लास्ट, ये हेजेमनी चलती कितने दिन है। देखो भाई, हेजेमनी परमानेंट नहीं होती। आपको पता है जो यूरोपियन कंट्रीज थे उसमें हेजेमनी थी फ्रांस की और ब्रिटेन की, वो ख़त्म हुए सेकेंड वर्ल्ड वार में। उसके बाद हेजेमनी दो पावर्स की रही, अब अमेरिका की है। तो आने वाले समय में चाइना एक हेजेमोन बनने की कोशिश कर रहा है और जब एक हेजेमोन को रिप्लेस किया जाता है, उसकी जगह दूसरा आता है, तो उसमें क्राइसिस पैदा होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।